नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ संख्या 7 जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। ये जो पाठ है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक विशेष संदेश के आधार पर रचा है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 बलिया जिले के छापरा नामक गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण रचनाओं का लेखन किया था, जिसके अंतर्गत अशोक के फूल, कुटज, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसके अलावा बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने लिखी थी। 1957 में लेखक को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। अब हम पाठ के सार के बारे में जानेंगे। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने को कहा है। वे कहते हैं कि समाचार पत्र पढ़ने से लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। हर आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिखाई देता है। कुल मिलाकर के पाठ में लेखक ने एक ही बात पर विशेष जोर दिया है कि यदि हमें इस संसार में सुखी जीवन व्यतीत करना है तो हमें अपने जीवन में उन्हीं बातों का हिसाब किताब रखना चाहिए जिस समय हमारे लोगों ने बिना कारण ही सहायता की थी। यदि हम इस जीवन में हमारे साथ में घटित होने वाली उन घटनाओं को ही याद रखेंगे जिनमें हमें अनेक लोगों ने छल कपट से धोखा दिया या हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया, तो हमारा जीवन दुष्कर हो जाएगा, दुखद बन जाएगा। अतः हमें भी लेखक की तरह अपने जीवन में उन्हीं बातों को स्मरण करना चाहिए जिस समय लोगों ने हमारी बिना कारण ही सहायता की थी। अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो अब लेखक क्या कह रहे हैं कि भाई मैं ना हमेशा समाचार पत्र और जो टेलीविज़न में न्यूज़ वगैरह आती है उनमें केवल ऐसी घटनाएं ही देखता हूँ जिसमें कोई लोग ठगते हुए पकड़े जाते हैं, यानी छल कपट करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कोई लोग
डकैती यानी लूट, ठगी यानी झांसा दे करके लोगों से कुछ हड़पना, और तस्करी का अर्थ होता है चोरी का काम या अवैध कार्य। तो इस प्रकार लेखक कहता है कि भी समाचार पत्रों में और टेलीविज़न में अक्सर ऐसी ही घटनाएं दिखाई जाती है जिसमें चोर, डाकू और तस्करी करने वाले लोग सामान्य व्यक्तियों को, बेचारों को लूटते रहते हैं और वे पकड़े जाते हैं और उनकी घटनाएं अखबारों में छापी जाती है। आगे लेकर कहता है कि आजकल आरोप प्रत्यारोप का वातावरण कुछ ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप का अर्थ होता है एक दूसरे को गलत ठहराना। कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है तो दूसरा व्यक्ति उससे बचने के लिए, उसका प्रतिवाद करने के लिए उसके ऊपर भी दोबारा आरोप लगाएगा या कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा। तो इस प्रकार सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम करने लगे हैं। यह देख करके ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है और हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य करता है, बहुत बड़ा अधिकारी है या समाज सेवी है, तो जब वह प्रसिद्ध होने लगता है, नाम कमाने लगता है, तो उससे ईर्ष्या करने वाले लोग उसमें से दोष निकालना शुरू कर देते हैं ताकि उसे भी बदनाम किया जा सके। तो इस प्रकार की भावना लोगों में बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। आगे लेकर कहते हैं एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। लेखक कहता है कि भाई किसी ने ठीक ही कहा था कि इस समय आज के ज़माने में सुखी इंसान वही है जो कोई कार्य नहीं करता है। यानी अगर वो कार्य नहीं करेगा तो लोग उसके निंदा नहीं करेंगे। जो व्यक्ति कार्य करता है तो उसके कार्य में दोष निकालने वाले, त्रुटियां निकालने वाले अनेकों लोग तैयार हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, अच्छे भले कार्य में दोष निकालने पर उसका जो काम होता है, अच्छा खासा काम, वह भी प्रभावहीन बन जाता है, यानी महत्वहीन बन जाता है। लोगों को उस काम में गुण कम और दोष अधिक दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि किस तरह से हम लोगों को दोषी अधिक और गुणी कम दिखा सकते हैं। और इसी बात को लेखक गौर कर करके कहता है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो निश्चय ही ये जो चिंता का विषय बन जाएगी। कहने का मतलब है अगर हमारी सोच लोगों के गुणों को भूल करके केवल दोष निकालने में ही लगी रहेगी तो निश्चय ही ये एक चिंता का विषय है। कहने का अगर ये क्रम चलता रहेगा तो लोगों में आपसी ईर्ष्या, वैमनस्य और संघर्ष की भावना बढ़ती जाएगी। लेखक कहता है कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत किस अतीत के गहर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था
हिलने लगी है। तो यह जो पद्यांश है, गद्यांश है, इसमें लेखक क्या बता रहे हैं कि भाई जो हमारे महापुरुष है, क्या उन्होंने यही सपना देखा था? ऐसे भारतवर्ष का ही उन्होंने स्वप्न देखा था कि भाई जहाँ पर लोग एक दूसरे को दो से अधिक और गुणी कम देखेंगे, ऐसा हमारे महापुरुषों ने स्वप्न नहीं देखा था। लेखक कहता है कि भाई जिस भारतवर्ष का सपना देखा था रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने, तो ये हमारी महान संस्कृति और सभ्यता को विश्व में सिरमौर बनाने वाले व्यक्ति थे। तो उनका जो भारत है सभ्यता और संस्कृति वाला, वो आज अतीत के किस गड्ढे में डूब गया है। यानी उनके जैसे गुण आज व्यक्तियों में प्रकट क्यों नहीं हो रहे? इसका क्या कारण है? गहर का अर्थ होता है गड्ढा, अतीत यानी बीता हुआ। आगे लेकर कहता है कि भाई जो हमारा ये भारत देश है, ये संसार में सबसे प्राचीन देश है और यहाँ पर आर्य भी आए थे, द्रविड़ भी आए थे। आज भी हिंदू, मुसलमान और यूरोपीय आदि लोगों के आदर्श हमारे अंदर छिपे हुए हैं। तो यहाँ पर कई विदेशी जातियों ने आक्रमण किया और उन्होंने कई वर्षों तक राज भी किया था, शासन भी किया था। तो उनके संपर्क में आने के कारण भारतीय लोगों ने उनकी कुछ संस्कृति और सभ्यता को अपनाया था और आज भी वह संस्कृति और सभ्यता हमारे अंदर विद्यमान है और ये दिखाई भी देती है। तो इस प्रकार ये जो भारत भूमि है, ये मानव महासमुद्र है और मिले जुले आदर्शों की भूमि है। कहने का मतलब है आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, इन सभी अलग अलग क्षेत्रों की और जातियों की जो आदर्शों की मिलन भूमि है, वो भारत ही है। तो इस प्रकार लेखक ने भारत देश को एक मानव महासमुद्र की संज्ञा दी है, जहाँ पर विभिन्न जातियों ने समय समय पर आकर के निवास किया था और अपनी अलग अलग सभ्यता और संस्कृति को कायम किया था। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद में भी समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में अनेकों प्रकार की घटनाएं देखने और पढ़ने के बाद में भी लेखक कहता है कि मेरा मन कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता हमेशा रही थी और रही है और रहेगी आगे भी सतत। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह यानी बेचारे और भोले वाले श्रमजीवी का अर्थ होता है जो मजदूर लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, मजदूरी करके अपना जीविका चलाते हैं, उन्हें श्रमजीवी कहते हैं। तो वे लोग क्या है, पिस रहे हैं, यानी वे लोग केवल मेहनत कर रहे हैं। झूठ तथा फरेब का रोज़गार, फरेब का अर्थ होता है छल कपट करने वाले फल फूल रहे हैं। कहने का मतलब है जो लोग बेईमानी से कमा रहे हैं और बेईमानी का काम कर रहे हैं, वे लोग क्या हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वे और ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। आज के ज़माने में लेखक ने देखा है और हमने भी देखा है कि भाई ईमानदार जो लोग होते हैं उनको होशियार और चालाक लोग मूर्ख कहते हैं।
सीधे साधे लोगों को और ईमानदार से काम करने वालों को मूर्ख कह करके उनका मजाक उड़ाया जाता है। और जो लोग सच बोलते हैं उनको मतलब कायर और मजबूर समझा जाता है। तो लेखक कहता है कि जो सच्चाई पर की रास्ते पर चलने वाले लोग हैं वही लोग भय और मजबूरी के वातावरण में जी रहे हैं। बाकी बेईमान और छल कपट करने वाले लोग खुल करके लोगों का जो जीवन है और आम आदमी का जो धन है वो हड़पने का काम कर रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के मान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? जो लोग बेईमानी से काम कर रहे हैं और सीधे साधे लोगों को ठग रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं, तो उन सीधे साधे लोगों का ईमानदारी, सच्चाई और दया करुणा जैसी गुणों पर से विश्वास उठ रहा है। उन्हें लग रहा है कि भाई अब जो वर्तमान समय है, इस समय में कोई भी व्यक्ति विश्वास करने लायक नहीं है। इसका जो अगला गद्यांश है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।